वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द डिले। कुछ काम में अटक गया था तो ये वीडियो लेट हो गया थोड़ा बच्चों। और अब मैं कोशिश करूंगा कि लेट ना हो, जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पेंडिंग थे बच्चों, और इसके अलावा 9 पेपर और भी हमें डिस्कस करने हैं। अच्छा, आरबीएससी के लिए भी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो मैं तैयार किया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो सब साथ साथ चलेगा। So let's start with the remaining portion of sample paper 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई क्लास 12 के जो एग्जाम होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ये मैं 10 पेपर ऐसे डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आने वाले क्वेश्चंस में से ही पूरा आपका पेपर बन जाने वाला है। अगर ये 10 पेपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो श्योरिटी हो जाएगी। पर मैं क्लियरिटी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि ये सीबीएसई ने इशू नहीं किए हैं ये सैंपल पेपर 10 पेपर। पर ये इसका जो क्रेडिट है वो जा रहा है केवी संगठन को, केंद्रीय विद्यालय के जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और जिनका इनपुट जाता है सीबीएसई में, और पेपर बनाने में इनका इनपुट जाता है। तो ये उन लोगों ने क्वेश्चन वो बनाए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसको एडिट कर देता हूँ बच्चों। मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 31 से लेकर 33। तो आपको 5 नंबर में 3 सवाल मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है। इसमें जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में है, आप वहां से प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। बस थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस आया है कि ये जो 5 नंबर के क्वेश्चंस अब आते हैं, तो इसमें बच्चों कंसेप्चुअल पार्ट भी होता है, न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है, और डेरिवेशन पार्ट तो ऑब्वियसली होता ही है। यानी पहले जब आया करते थे 2008 के पहले की अगर मैं बात करूं, तो मेनली ये डेरिवेशन हुआ करता था। सेक्शन ई हो गया अभी इसका नाम। मेनली ये डेरिवेशन हुआ करता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। और ये आपको लिख कर तैयार करने बच्चों। और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त भी सजेशन यही रहता है कि क्योंकि हर क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है उसमें आपके पास चॉइस है और लगा हुआ है, तीनों क्वेश्चन में और लगा हुआ है। यानी कहने के लिए 3 सवाल है, कुल मिलाकर 6 सवाल है, जिसमें से आपको कोई से 3 करने। ठीक है, तो कोई से 3 नहीं, मतलब दो दो के पेयर में से कोई सा एक, तो 3 करने हैं 6 में से। तो यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि आप इनको अच्छे से कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो पेपर में सबसे पहले इन्हें ही अटेम्प्ट करने की सलाह आपको दी जाती है कि सेक्शन ई से आप स्टार्ट करें, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आसान रहेगा। और इसमें जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल कंटेंट होता है, यानी देखा भाला कंटेंट होता है। सो हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट करें। सो लेट्स सी। पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 31, 5 नंबर का पहला सवाल। इसमें हम देख रहे हैं 2 पार्ट है। वाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, है ना, GaAs, प्रिफर्ड मटेरियल्स फॉर सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए हम इनको क्यों अच्छा मानते हैं, पूछा गया आपसे। और सेकंड पार्ट में डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ ए नेसेसरी सर्किट डायग्राम द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सोलर सेल। यानी पूरा क्वेश्चन सोलर सेल बेस्ड है, और एनसीईआरटी में ये पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। और जो फर्स्ट पार्ट है वो तो एज सॉल्व एग्जांपल वहां पर है भी सही। अच्छा, ऑप्शन में जो है और में आपको जो पूछा गया है वो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। ये हमें बताना है कि ये जो जंक्शन डायोड है ये फॉर एफबी है या आरबी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो हम बता सकते हैं देखते ही कि ये +5 है, इधर 0 है। तो जो एन टाइप है उसको हायर पोटेंशियल, तो रिवर्स बायस है। तो अब क्योंकि 5 नंबर के सवाल में पूछा है, तो अगर आपने सिंपली आंसर लिख दिया रिवर्स बायस तो पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू जस्टिफाई द मार्क्स, कितने मार्क्स का है वो भी। So and second question is draw the circuit diagram of a full wave rectifier and state how it works। ठीक है। मेरे हिसाब से 5 नंबर के क्वेश्चन में जब आपको मिलेगा तो इससे ज्यादा पूछा जाएगा, है ना। ये जो कंटेंट है ये कंपैरेटिवली कम है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या है फर्स्ट पार्ट का।
द एनर्जी फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज नियरली 1.5 है ना, करेक्शन कर लेना बच्चों, इट इज नॉट 15, इट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि वो गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व भी है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में बना हुआ है ग्राफ सॉल्व एग्जांपल में। इन ऑर्डर टू हैव, चैप्टर नंबर 14 में तो 14 पॉइंट करके कुछ नंबर रहेगा सॉल्व एग्जांपल का। इन ऑर्डर टू हैव फोटो एक्साइटेशन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन h nu मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप Eg। ठीक बात है, समझ में आती है, दैट इज h nu ग्रेटर देन Eg। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया, देयरफॉर द सेमीकंडक्टर विद एनर्जी बैंड गैप अबाउट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लोअर एंड विद हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो दो फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, गौर कीजिए, हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट चाहिए हमको, यानी इस फ्रीक्वेंसी या इस वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन इजीली होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए उस मटेरियल के लिए, इज लाइकली टू गिव बेटर सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो ये लॉजिक एनर्जी में, तो ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आपसे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, इसको लिखकर आप तैयार करें पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। द एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन इज अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट while for gallium arsenide it is about 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि हमको पता है। अच्छा, एनसीईआरटी में इटसेल्फ ये एक जगह 1.4 मिलेगा, एक जगह 1.45, एक जगह 1.5 भी मिलेगा लिखा हुआ, तो ठीक है जो है हम मान लेते हैं। द गैस gallium arsenide is better in spite of its higher band gap than silicon because it absorbs relatively more energy from the incident solar radiation being of relatively higher absorption coefficient। बच्चों ये जो गैस लिखा है ये डाउटफुल है, यू शुड वेरीफाई इट फ्रॉम गूगल, आई थिंक गैस यहाँ पे वर्ड नहीं आना चाहिए, ओके सो इसको काट दें आप, गैस नहीं है वो कोई, है ना। गैलियम आर्सेनाइड इज बेटर इन स्पाइट ऑफ इट्स हायर बैंड गैप, डेफिनेटली सॉलिड की बात हम कर रहे हैं, ये है सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड, है ना, गलती से ये मिसप्रिंट होके आ गए। तो दिस इज द रीजन, फर्स्ट पार्ट हमने देखा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सोलर सेल को डिस्क्राइब करेंगे, डायग्राम बनाना बेटर है, यहाँ डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम बनाना चाहिए। ए सोलर सेल इज बेस्ड ऑन फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, ये उसका प्रिंसिपल है, फोटोवोल्टेइक एक्शन सोलर सेल का प्रिंसिपल है। सो इसी पर काम करता है, लाइट एनर्जी को सीधे वो, दैट इज टू कन्वर्ट लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। when light of frequency nu such that h nu greater than Eg, बैंड गैप से ज्यादा वो गिर रही है उस पर, इंसिडेंट ऑन जंक्शन, और जंक्शन एरिया भी लार्ज होता है कंपेयर टू फोटोडायोड, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। then electron hole pair liberated in the depletion region drifts under the influence of potential barrier, ठीक है। the gathering of these charge carriers make p type as positive electrode and n type as negative electrode and hence generating photo voltage across solar cell। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। when an external load is connected as shown in figure a photo current IL flows through the load, ठीक है। तो ये करंट इस तरह से फ्लो होगी जब भी हम एक्सटर्नल लोड जोड़ेंगे। ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया है ना, मैं बोल ही रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, तो डायग्राम यहाँ बना दिया है। और ये ध्यान रखें, सोलर सेल के सर्किट में कोई सेल लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज सोलर सेल इटसेल्फ इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द सिचुएशन। और वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। तो और वाले पार्ट में जो फर्स्ट पूछा गया है, in this case the p side is at 0 volt whereas n side at 5 volt, so Vp is less than Vn, यानी potential of p side is less than potential of n side, इसलिए हम बोलेंगे डायोड रिवर्स बायस्ड है। A rectifier which rectifies both halves of each AC input cycle is called full wave rectifier, उसका सर्किट डायग्राम हम बनाकर बताएंगे बच्चों, ये सर्किट डायग्राम। और ये ध्यान रखें जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाएं, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म वो तो बनाने ही हैं, है ना, उनको नहीं छोड़ना है कि इनपुट वेवफॉर्म कैसा आउटपुट वेवफॉर्म कैसा, ये वर्किंग आप अपने वर्ड्स में समझा सकते हैं बच्चों। इस वर्किंग को कोई पढ़ता नहीं है, बस वो ये देखते हैं कि हाँ कुछ लिखा होना चाहिए, जनरली प्रिंसिपल पर फोकस रहता है कॉपी चेक करने वाले का, क्योंकि जहां भी आप पैराग्राफ वाले मोड में जाएंगे कोई भी उसको पढ़ने की जहमत नहीं करता है। सो इट्स ओके, आप जो भी उसके बारे में समझते हैं उसको अपने शब्दों में लिखें, बिल्कुल निडर होके लिखें, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नंबर उसमें कटने वाले आपके नहीं है, है ना। जो भी आप वर्किंग समझते हैं उसको अपने शब्दों में समझाएं, पर जो डायग्राम वाला पार्ट है और जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है उसके बारे में बिल्कुल श्योरिटी के साथ लिखें। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म
फुल वेव रेक्टिफायर में ये पूरा फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट आ रहा है। तो ये बनाने जरूरी है, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। तो इनको प्रैक्टिस करें बनाकर, एक के नीचे एक ही आने चाहिए, ऐसे नहीं कि आधा डायग्राम उधर आधा डायग्राम उधर बना दो, है ना। कैसे, जैसे मान लो ये यहाँ बनाया, अब ये नीचे मैच करा के बनाने हैं आपको प्रोजेक्शन लेकर, यानी कि बगल में बना दो इसके एक के नीचे एक, कि ये पूरी वेव आई, इसमें से आधी एक डायरेक्शन में हो गई, बचे हुए आधी भी एक ही डायरेक्शन, सारी एक ही डायरेक्शन में रेक्टिफाई हो गई। रेक्टिफिकेशन मींस टू मेक इन सेम डायरेक्शन। ओके, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नाउ 32, अब आपको करना क्या बच्चों, साथ साथ में स्टॉप वॉच लेकर बैठना है या घड़ी लेकर बैठना है और टाइम नोट कर लेना है कि 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन को करने में, लिखने में आपको कितना समय लग रहा है, और 10 पेपर का ये जो एवरेज टाइम होगा वो आपके लिए आइडियल टाइमिंग हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन के लिए आपको ये सारा टाइम नोट करके रखना है। एंड LC सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर, न्यूमेरिकल देख रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है हमको। तो L की वैल्यू है हमारे पास, C की वैल्यू 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम। तो कैपेसिटर के पास चार्ज भी है। अब छोटे m से मिली होता है, बहुत सारे बच्चे माइक्रो के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, माइक्रो का सिंबल अलग होता है ना, ध्यान रखना, ये छोटा m मतलब मिली, 10 की पावर -3। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेग्लिजिबल, लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड बी t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर हमने सर्किट को क्लोज किया। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड उसके पास है, ये पूछ रहे हैं। तो हमें बताना है शुरू में कितनी एनर्जी स्टोर थी, क्योंकि उसके पास चार्ज था तो ऑब्वियसली एनर्जी रहेगी। इंडक्टर में हाफ Li स्क्वायर होती है, कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर होती है, जैसा आप जानते हैं। इज इट कंजर्व ड्यूरिंग LC ऑसिलेशन, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये LC सर्किट LC ऑसिलेशन पर बेस्ड आ गया। ठीक है, तो क्या LC ऑसिलेशन के दौरान ये एनर्जी कंजर्व रहेगी। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, उसका जवाब देना है हमें सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में पूछा गया है, ए का जवाब पहले, बी का बाद में, फिर सी का बाद में, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, और इनके बीच भी एक एक दो दो लाइन के गैप के साथ आंसर लिखना। सी एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड, completely electrical, that is stored in the capacitor. Second, completely magnetic, that is stored in the inductor. बच्चों शॉर्ट ये क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, इसको अच्छे से तैयार करें। एक सेट में निश्चित रूप से LC ऑसिलेशन पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें ये सारी कंसेप्ट, ये सारी जानकारी आपके काम आने वाली है ना। दिस इज माय इंट्यूशन, और जो लोग मेरे से फैमिलियर है वो जानते हैं मेरे इंट्यूशन कैसे होते हैं। तो कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगी ये बताना है, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है बच्चों, टेबल बनी हुई है। डी पार्ट पे आते हैं, एट व्हाट टाइम्स इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, पूरा एनालिसिस हो गया उसका। If a resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as heat? रजिस्टर को भी हम ले आए पिक्चर में, तो कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो रहे हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें सारे कंसेप्ट आ गए, तो इसको हमें अच्छे से समझते हुए तैयार करना है बच्चों। और पार्ट में क्या पूछा है वो देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और में फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द गिवन सीरीज LCR सर्किट। ये वोल्टेज सोर्स है, VC साइन 1000t प्लस 5, और LC और R तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसमें फेज डिफरेंस यानी फाई निकालना है आपको। cos फाई से भी फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स R बाई Z से निकाल सकते हैं, tan फाई से निकाल सकते हैं, VL माइनस VC अपॉन VR करके निकाल सकते हैं। सो देखना है कि क्या आसान पड़ेगा। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच मे बी जॉइंट सूटेबली टू द कैपेसिटर C दैट वुड मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी, जिससे कि इसका पावर फैक्टर 1 हो जाए, यानी ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाए, यानी XL इक्वल टू XC हो जाए। सो वेरी गुड क्वेश्चन, you should practice both the parts. So let's see the solution. A पार्ट का टोटल इनिशियल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाय C, ठीक है, कैपेसिटर के पास, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज था। तो हाफ Q स्क्वायर बाय C से हमने कैलकुलेट किया और ये हमें मिलता है 1 जूल।
C को जो है यहाँ पर 10 की पावर -6 लिखा गया है. What does it mean? Let's get back to the question. 50 माइक्रोफैरेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है बच्चों. Let's get back to the question. 50 माइक्रोफैरेड. Okay. Capacity is 50 माइक्रोफैरेड. Charge is 10 मिलीकूलम. तो चार्ज को क्या लिखा गया है? चार्ज को लिखा गया 10 क्यू स्क्वायर मिलीकूलम. मिलीकूलम यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है. क्यू स्क्वायर की जगह 10 की पावर -2 10 की पावर -2 दो बार आ गया. रीजन बिहाइंड 10 मिलीकूलम मतलब 10 की पावर -2 और उसका स्क्वायर इसलिए 10 की पावर -2 into 10 की पावर -2. ओके. दिस एनर्जी शैल रिमेन कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस. ऑब्वियसली जो पूछा गया एनर्जी कंजर्व रहेगी. हाँ रहेगी. बी पार्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC हमने कैलकुलेट कर लिया 10⁻³ रेडियन इनवर्स. तो लीनियर फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि 2πf जो है वो ओमेगा के बराबर होता है. तो लीनियर फ्रीक्वेंसी आती है 159 हर्ट्ज. यहाँ से कैलकुलेट होकर 1000/2π से. और सी पार्ट में हम Q = Q0 cos ओमेगा t अगर यूज करते हैं तो Q0 cos ओमेगा की वैल्यू ऊपर से रखेंगे जो ये हमने निकाली है यहाँ पे. 2π/t में t की वैल्यू रख देंगे. फ्रीक्वेंसी से ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू भी रख सकते हैं. तो 6.3 मिली सेकेंड ये आ रहा है टाइम पीरियड. Q = Q0 cos 2π/t into t. ओके. यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया. एनर्जी स्टोर्ड इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल. टाइम पीरियड हमने निकाला है. तो जब स्टार्ट हो रहा था, अच्छा टाइम पीरियड के टर्म्स में हम बता सकते हैं T/2 पर 3T/2 पर. ये साइकिल देखिएगा आप एनसीईआरटी में ग्राफ के साथ समझाया हुआ है. तो एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल है यानी सारी की सारी एनर्जी इस टाइम कैपेसिटर में है. कैपेसिटर में तो इलेक्ट्रिकल है. वापस से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ बच्चों आपको. व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, ये बी पार्ट में पूछा था. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 1/√LC जिस पर ये रेजोनेट करेगा. तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. सी पार्ट में पूछा था किस टाइम पर एनर्जी स्टोर कंप्लीट इलेक्ट्रिकल होगी. तो उसके लिए हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करके निकाला कंपेयर करके और उससे हमें पता चल रहा है. ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा Q = Q0 cos ओमेगा t क्योंकि इसका इसमें कोई रोल नहीं दिख रहा है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो कब है? दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इज कंप्लीटली मैग्नेटिक. सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के पास स्टोर रहेगी T/4 पर 3T/4 पर 5T/4. और टोटल एनर्जी इक्वली शेयर होगी T/8 3T/8 5T/8 पर. ये ग्राफ से आप देख सकते हैं. एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से समझाया हुआ पैराग्राफ आप समझ सकते हैं. फिर वापस से आया ये फॉर्मूला. देखते हैं अब क्या जरूरत पड़ी इसकी. ये प्रूव कर दिया हमने. एज Q = Q0 cos ओमेगा T/8 यानी T/8 रखा उसको हमने T/8 पर. तो ओमेगा की वैल्यू डालने पर ये Q0/√2 आ जाता है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q0 हाफ Q²/C होती है. इसमें Q0 की वैल्यू डालेंगे तो हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी हो जाएगी. यानी आधी कैपेसिटर के पास आधी इंडक्टर के पास. वेरीफाई अगर करना है तो दिस इज एडिशनल पार्ट. और R डैम्प्स आउट. R अगर रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा? डैम्पिंग इफेक्ट आएगा. LC ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशन जो है उनका एम्पलीट्यूड कम होते 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 वो फ्लैट हो जाएंगे. Eventually the whole of the initial energy 1 joule is eventually dissipated as heat. पूरी की पूरी एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी. तो काफी अच्छा क्वेश्चन आपने तैयार किया बच्चों. नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं. और वाला जो पार्ट है ये सर्किट है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है. यहाँ सिग्नल वोल्टेज हमें दिख रहा है V0 sin 1000t+5. तो यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा की जगह 1000 दिख रहा है हमको. R जो है 400 ओम है. C 2 माइक्रोफैरेड है. L 100 माइक्रो हेनरी यहाँ दिख रहा है, यहाँ मिली हेनरी हो गया है. तो कई बार ऐसा मिसप्रिंट होता है. कैलकुलेशन किससे किए वही मान लेंगे हम, उसमें करेक्शन कर देंगे. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc इज 1/ωc हमने कैलकुलेट किया. 1/ओमेगा. ओमेगा इज 1000. C इज 2 × 10⁻⁶. Xc आ गया हमारे पास 500 ओम. इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओमेगा L से कैलकुलेट करेंगे. सो 1000 × 100 ये मिली हेनरी है बच्चों. 10 की पावर -3 तो माइक्रो नहीं मिली है. जनरली होता भी यही है. इंडक्टेंस मिली हेनरी में होता है और कैपेसिटेंस माइक्रो फैरेड में होता है. तो ये ध्यान रखना है आपको. तो XL 100 ओम आ गया यहाँ पे.
और XC हम देख रहे हैं XL से बड़ा है। कैसे, ये देखिए XC 500 ओम है, XL 100 ओम है, तो XC XL से बड़ा है और 10 फाई जो है वो नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। हेंस यहाँ से पता चल रहा है वो करंट आगे है ना, कैपेसिटर नेगेटिव आएगा फाई। हेंस द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, करंट आगे है फेज एंगल फाई से, तो 10 फाई XL माइनस XC अपॉन R इस फॉर्मूले से हमने निकाल दिया डायरेक्ट। सो इट इज 10 इनवर्स पाई बाई 4, 10 इनवर्स 1 लिखा होना चाहिए हमें, मिसप्रिंट है फिर से, minus 10 inverse 1, that is pi equal to minus pi by 4. So here should be minus 1. This is the required value of the phase difference between current and the voltage in the given series LCR cell. So this is the solution. Second part पे इस पे चलते हैं हम और वाले का। Suppose new capacitance, यानी वो पूछा था कितनी कैपेसिटी जोड़ दें पैरेलल में, माना कि C डैश जोड़ दें, तो पावर फैक्टर 1 हो जाना चाहिए, कॉस पे होता है R by Z, इससे भी कर सकते हैं, और जो और भी तरीका है आप उससे भी कर सकते हैं, XL इक्वल टू XC करके भी कर सकते हैं। तो एडिशनल कैपेसिटी जो हमारे पास आ रही है, क्योंकि पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैपेसिटी ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो आप यहाँ देखेंगे कि XC डैश जो कैलकुलेट किया, नहीं C डैश जो है वो नई कैपेसिटेंस है, तो C डैश एक्चुअल में C प्लस पुराना C है ना, C प्लस जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, C डैश इज ग्रेटर देन C, hence we have to add an additional capacitance। तो कितना जोड़िए, हमें चाहिए 10 माइक्रोफैरेड, पहले से मौजूद है 2 माइक्रोफैरेड, तो 8 माइक्रोफैरेड जो है पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। बच्चों ये सवाल पहले बोर्ड में पूछा जा चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं पूछ सकते, दोबारा फिर से पूछ सकते हैं, यू मस्ट प्रिपेयर दिस। ओके, 5 नंबर के 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। अब आ गए हम पेपर के आखिरी पड़ाव पर, लास्ट क्वेश्चन 33, पेपर खत्म उसके बाद। फर्स्ट, describe briefly how a diffraction pattern, wave optics पर based है, is obtained on a screen due to a single narrow slit illuminated by monochromatic source of light, and obtain the condition for the angular width of secondary maxima and secondary minima। बच्चों बड़ा डेरिवेशन है, मेरे वीडियो लेक्चर्स में है, पूरा अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, जिनको क्लियर नहीं हो क्योंकि इसमें क्लियरिटी थोड़ी कम आती है तो जरूर वीडियो को देखें। सेकेंड पार्ट, टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट ऑफ 590 नैनोमीटर एंड 596 नैनोमीटर, न्यूमेरिकल है, लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 हमारे पास, आर यूज्ड इन टर्न, बारी बारी से इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो स्टडी डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर 2 into 10⁻⁶ मीटर, स्मॉल a आपको दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन कैपिटल D दिया हुआ है 1.5 मीटर, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन द टू केसेस, पहले मैक्सिमा जो दोनों साइड मिलेंगे उनके बीच कितना गैप होगा, सेपरेशन हमें निकालना। तो आपको आइडिया होना चाहिए पैटर्न का, डिफ्रैक्शन पैटर्न का, उनके बीच में जो गैप होता है, लैम्डा और ए की टर्म्स में हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आइडिया होना चाहिए, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इन यंग्स डबल YDSE पर बेस्ड है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिड्यूस द कंडीशन, डिड्यूस का मतलब वही डिराइव करना है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव and B destructive interference at a point on the screen, draw a graph showing the variation of intensity in the interference pattern against position X on the screen। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही डेरिवेशन है जो आपने प्रैक्टिस किया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। मैं सजेस्ट करूंगा सॉल्यूशन पैराग्राफ लिखने के बजाय आप पॉइंट्स में लिखें, उस तरह से लिखें जिसमें समझाएं, डायग्राम प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर डायग्राम बनेगा। अच्छा, इसको प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए जो हमने जुगाड़ किया था, नहीं एक लेंस हमने यूज किया था कॉन्वेक्स लेंस, उसको भी दिखाएं, अच्छा रहेगा। सेकंड, कॉन्वेक्स लेंस तो यहाँ है ही सही, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता तो क्या होता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर ये लेंस यहाँ नहीं होता, सीधे डायग्राम देखकर आपसे पूछना तो क्या होता, तो बच्चों पैटर्न हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे क्योंकि पैरेलल रेज जाती, ये प्लेन वेव फ्रंट इन्फिनिटी पर फोकस होता, कन्वर्ज नहीं हो पाता स्क्रीन पर। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, यहाँ से अगर कॉपी करना चाहें तो आपकी इच्छा है, स्क्रीन को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर जो है इसको आप बना सकते हैं पॉइंट्स में लिखकर, या आप देख सकते हैं मेरा वीडियो, वहां से आप ये नोट्स बनाए होंगे तो उसमें होगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको, बिकॉज मैं एक्सप्लेन अपने वीडियो में कर चुका हूँ, वहाँ उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा सेकेंड पार्ट हो गया, न्यूमेरिकल पार्ट पे आ गया, पार्ट डिफरेंस निकालना था हमको, y2 - y1,
तो सीधा सीधा डेरिवेशन है बच्चों, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के देना है। मैं वापस पीछे लेके चलूं आपको, तो क्वेश्चन में जो पूछा था उस पर एक बार फिर से हम गौर करें। सेकेंड पार्ट में डिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे, ठीक है, डिफ्रैक्शन सेकेंड पार्ट 33 में। और सॉल्यूशन में अगर हम जाते हैं, हियर इज द सॉल्यूशन, 3d लैम्डा बाय 2d, लैम्डा बाय 2d, ठीक है, y1 ये 2d। अदरवाइज इंटरफेरेंस होता तो क्या था बच्चों, लैम्डा बाय d, 3 बाय 2 लैम्डा d, d लैम्डा बाय d। स्मॉल ए की जगह इन्होंने स्मॉल d यूज किया है। तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा 2n plus 1 d lambda by 2d, just check it, this formula is for interference or for diffraction, okay, you have to check it, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ, इस सॉल्यूशन पे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि कहीं गलती से इन्होंने YDSE के लिए तो नहीं कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि सेम कैलकुलेशन YDSE के लिए कर सकते हैं, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। और डी की बजाय हम वहां पे ए कह देते हैं उसको, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंबल से फॉर्मूले में डिफरेंस आता है। सो जस्ट चेक इट। आई थिंक ये हो गया हमारा पेपर खत्म। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। बाकी आपको जो भी डिस्कशन करना है मैं अवेलेबल हूँ, नंबर 9414489614 पे। सो बच्चों, हैप्पी लर्निंग।